हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम तीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस जो एडजस्टमेंट में आता है उसका आज ट्रीटमेंट सीख लेते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, दूसरा होता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है, और तीसरा मैनेजर कमीशन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खासकर अगर बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बिल्कुल मस्ट है ये। इसके बिना तो समझ लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या फिर क्वेश्चन में फायर से गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाए या फिर चोरी कर ले कोई, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही होगा। तो यहाँ पे लॉस्ट बाय थेफ्ट लिखा होता तब भी हम जो इसका ट्रीटमेंट जो सीखेंगे उसमें भी सेम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं कि इसमें तीन जगह इफेक्ट होता है, क्योंकि गुड्स की बात हो रही है। तो गुड्स का मतलब क्या होता है, परचेज के नाम से शुरू करते हैं। एक्सपेंस, गुड्स खरीदना हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना। हाँ सर, तो हम उस एक्सपेंस को परचेज के नाम से शो करते हैं। और आपको मालूम है कि जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो परचेज अकाउंट कहाँ पे लिखते हैं सर? परचेज अकाउंट तो हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ लिखते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। उसके बाद सर क्या बनाते हैं? उसके बाद तो सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनाते हैं सर? सर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। कमाल है सर, ये तीन बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो जरा देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग ₹10,000। अब देखिए, जितने रुपए का गुड्स चोरी हो जाए या जल जाए, आगे हमें देखने से पहले कि गुड्स इंश्योर्ड है या नहीं, मतलब जो गुड्स चोरी हो गया है या जल गया है क्या वो उसका इंश्योरेंस हो रखा है या नहीं हो रखा है, ये बाद की बात है। सबसे पहला इफेक्ट आएगा जितने रुपए का गुड्स चोरी हो जाए या जल जाए उतने से आपका परचेज कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उतने से आपका परचेज जो है उसमें से माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना रुपए का जल गया है? 10,000 रुपये। तो पहला ट्रीटमेंट तो ये है। तो या तो आप परचेस में से जितने रुपए का गुड्स जल जाए कॉस्ट देखना है, सेलिंग प्राइस नहीं देखना है। पहली बात तो ये, तो जितने का गुड्स जल जाए उस परचेस में से माइनस कर दो, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर माइनस नहीं करना चाहते, माइनस करने में दिक्कत आ रही है तो इसको क्रेडिट साइड में लिख दो। क्या लिख दो? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कमाल है, दोनों में से कोई एक रास्ता आपको अपनाना है, या तो परचेस में से माइनस या फिर क्रेडिट साइड। आपको मालूम है ना कि माइनस का इफेक्ट खत्म करने के लिए उसका अपोजिट साइड लिखना होता है। हाँ, तो मैं अगर मेरे से आप पूछेंगे तो आपको ये वाला रास्ता आपको अपनाना है। कमाल है, ये तो पहला एंट्री हो गया, जितने का गुड्स चोरी या जल गया। ओके, दूसरा अब देखना है कि क्या वो गुड्स इंश्योर्ड था या नहीं था। तो यहाँ पे तीनों सिचुएशन दे रखा हूं कि गुड्स अगर फुल्ली इंश्योर्ड है तो, दूसरा अगर इंश्योर्ड नहीं है तो, और तीसरे केस में पार्टली कि जितना गुड्स आपका डैमेज हुआ है, चोरी हो गया है या जल गया है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी अगर पूरा का क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती है तो तीनों रास्ते में से सबसे पहला देखते हैं फुल्ली इंश्योर्ड। तो फुल्ली इंश्योर्ड में कुछ ना लिखा हो तो हम ये मानेंगे कि जितने का गुड्स जल गया है उतना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, तो बताइए, फुल्ली इंश्योर्ड है तो आपका घाटा हुआ या फायदा हुआ? सर 10,000 का सामान जल गया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेना है, ना घाटा ना फायदा। अच्छा, तो इंश्योरेंस कंपनी से अगर पैसा लेना है तो केस 1 में क्या होगा? केस 1 में अभी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है तो लिखते हैं इंश्योरेंस कंपनी। क्या लिखते हैं? और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया है तो क्या लिखेंगे? बैंक। कमाल है ना। और केस 1 जो है वो P&L अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है, ना इधर ना उधर।
ओके सर, केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या लिखा है? केस 2 में देखिए इंश्योरेंस नॉट इंश्योर, यानी इंश्योरेंस किया हुआ नहीं है। तो जब इंश्योरेंस किया हुआ नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी से कोई उम्मीद है क्या? ना जी ना। तो जितने का सामान जल गया है वो पूरा का पूरा घाटा? हाँ सर। और जो भी घाटा है पूरी दुनिया का बोझ कौन उठाता है? सर P&L अकाउंट उठाता है। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केस 2 में आ जाएगा, क्या लिखेंगे? लॉस बाई फायर। क्या लिखेंगे? लॉस बाई फायर। कितने रुपए लिखेंगे? 10,000 टू लॉस बाई फायर। कमाल है ना। पहला इफेक्ट तो जितने का सामान जल गया है परचेस में से माइनस। दूसरा इफेक्ट आपका P&L में आएगा क्योंकि लॉस हो गया। क्या बैलेंस शीट में आएगा क्या? नहीं सर। बैलेंस शीट में क्यों आएगा? क्योंकि बैलेंस शीट में जब आता, जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम, आप इंश्योरेंस करवा रखे हो, तो इंश्योरेंस नहीं करवा रखे हो तो कोई लेना देना नहीं है। ओके। तीसरा, ये इंश्योरेंस कंपनी आने का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर आप इंश्योरेंस करवा रखे हो तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है ना, जिससे पैसा लेना होता है, जिससे फ्यूचर बेनिफिट मिलता है मेरे लिए एसेट से, इसलिए एसेट साइड आ रहा है। अगला है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट किया। वही मैंने बताया ना कि पार्टली जितने का गुड्स जल जाए, अगर पूरे का क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती है कंपनी तो जितने का क्लेम एक्सेप्ट कर ली है ना कंपनी ने, यानी कि केस नंबर 3 में क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ क्लेम एक्सेप्ट किया है। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने पेड कर दिया? नहीं पे किया ना, तो इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे केस नंबर 3 में इंश्योरेंस कंपनी, क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपए, कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया? 6,000 रुपए का। अब बताइए 10,000 रुपए का सामान जला, क्लेम 6,000 रुपए का एक्सेप्ट किया गया है, तो आपका नुकसान कितने का? सर घाटा ही घाटा। कितने का घाटा हो गया सर? घाटा 10 में से 6 तो मिल जाएगा, मतलब 4,000 का। तो क्या लिखेंगे? टू लॉस बाई फायर। कितने रुपए लिखेंगे सर? 4,000 रुपए। कमाल है ना। तो ये केस 1, 2, 3 तीनों सिचुएशन आपका समझ में आ गया। पहला केस था जिसमें पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे 10,000 रुपए हमने लिख दिया, तो नो घाटा नो प्रॉफिट। दूसरा केस में हमारा नोट इंश्योर्ड है तो पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तो बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं, घाटा का घाटा। और तीसरे में हमारा 10 में से 6,000 मिल जाएगा तो एसेट्स बन गया, और 4,000 का घाटा। ये कंप्लीट हो गया ना? हाँ सर। तो ये इसका अगले लेक्चर में हमें क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो हम वह समझेंगे। पहले एक और चीज देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 सोल्ड फॉर ₹6,000 ऑन अप्रूवल बेसिस रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। मतलब इसका क्या है? सेल्स से लेना देना कुछ लग रहा है, और सेल्स कहाँ पे शो करते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है। और दूसरा क्या चीज से रिलेटेड लग रहा है सर? बैलेंस शीट से। क्या लॉजिक है जरा देखते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है? अच्छा जरा एक ध्यान से समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरा एक शॉप है, ठीक है ना, तो उसमें कोई एक कस्टमर आया एक नोटबुक खरीदने। नोटबुक का कॉस्ट बहुत महंगा है, बहुत महंगा वाला है। तो एक कस्टमर आया, ठीक है ना। अब एक अकाउंटेंट या मेरा दोस्त मेरे साथ दुकान में काम करने वाला है, ठीक है ना, तो क्या है, ये मैं ही हूं मान लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे पास कोई खरीदने आया सामान, उसकी कीमत थी 5,000 रुपये, ठीक है ना। पर बताओ अगर उसकी कॉस्ट 5,000 रुपये तो क्या मैं 5,000 रुपये में बेच दूंगा? नहीं। मान लो यही चीज है, कोई खरीदने आया, मैंने उसको बताया कि भाई 6,000 में, तो जिसकी जितनी कॉस्ट होती है उतने में तो कोई बेचता नहीं, ज्यादा में ही बेचेगा, प्रॉफिट तो कमाएगा। हाँ जी। तो गुड्स लिखा क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड फॉर 6,000 ऑन अप्रूवल बेसिस। यानी कि कस्टमर आया, उसने बोला कि सर मार्कर मुझे चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 6,000 रुपये इसका है। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा को ये ले जाता हूं और मम्मी पापा को दिखलाता हूं, और मैं अगर मेरे मम्मी पापा बोलेंगे हाँ लेने के लिए तो मैं आऊंगा और आपको पैसा दे दूंगा, और अगर मना कर देते हैं तो मैं नहीं लूंगा। वो ऐसा बोल के चला गया। बताइए क्या ये सेल हो गया? क्या नहीं हुआ ना सेल, क्योंकि अभी उसने क्या बोला कि मैं अपने मम्मी पापा से पूछ के आता हूं, मतलब कि अप्रूवल, कि मम्मी पापा अगर अप्रूव कर देंगे तो वो ले लेगा, अगर अप्रूव नहीं किए तो वापिस कर देगा वो। यही तो होता है ना। तो लिखा है अप्रूवल बेसिस रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। अब गलती से मैंने इसको एक्चुअल सेल्स मान लिया। ओ माय गॉड। अब एक्चुअल सेल्स अगर मान लिया तो क्या पैसा मिल गया होगा? सर पैसा तो नहीं मिला होगा।
तो जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा, जब हम सामान बेचते हैं उधार में तो डेटर डेबिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट, यही तो हमने एंट्री कर दिया होगा, रिकॉर्ड कर दिए गलती से एक्चुअल सेल, जो कि सेल नहीं हुआ है। कल को वो वापस आएगा वापस कर देगा, तो क्या सेल हुआ? नहीं हुआ, गड़बड़ घोटाला हो गया। सेल्स बताइए कहाँ पे होता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। और डेटर कहाँ पे होता है? सर डेटर तो बैलेंस शीट में होता है, तो इनके ऊपर इफेक्ट आने वाला है। अच्छा, तो डेटर और सेल्स बताइए क्या एक्चुअल में सेल्स हुआ था? नहीं हुआ था, माइनस करना चाहिए ना। एक्चुअल सेल्स हमने अगर मान लिया है तो गलती हो गई है, गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्स में से भी माइनस करना होगा, डेटर में से भी माइनस करना होगा। अब जर्नल एंट्री तो पास करनी नहीं है, तो क्योंकि फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो सीधा सीधा माइनस कर दो ना। तो जो भी डेटर होगा उसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। कितना रुपए माइनस करना है? सर 6000 रुपए। कितना रुपए? 6000 रुपए। यहां भी सेल्स में से माइनस कर देंगे, सेम गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। कितना रुपए? 6000 रुपए। यानी जो भी सेल्स होगा उसमें से 6000 रुपए माइनस कर देंगे। कमाल है ना, एक इफेक्ट तो ये हो गया हमारा। सर खत्म हो गया ना? ना जी ना, दूसरा इफेक्ट भी आएगा। सर ये दूसरा इफेक्ट कहां से आ गया? अभी तो हमने समझा था कि जो भी एडजस्टमेंट होता है उसका 2 इफेक्ट होता है कम से कम, तो 2 इफेक्ट तो आ गया। हमने सेल्स में से माइनस कर दिया, डेटर में से घटा दिया। हाँ बताया था मिनिमम 2 होता है, 2 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। अच्छा सर क्लोजिंग स्टॉक, एक बात बताइए, वो अगर 5000 रुपये, मैंने 5000 रुपये वाला सामान अगर मैंने सेल मान लिया है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में मेरे पास जो स्टॉक होगा वो स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक जो बिका नहीं है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो मैं शो किया हूँगा, अगर मेरे पास मान के चले 5-5 हज़ार वाला 10 था तो एक को मैंने सेल मान लिया जो कि सेल हुआ नहीं, तो इसका मतलब मैं क्लोजिंग स्टॉक में मैं इस तरह का 9 मार्क का शो कर रखा हूँगा ना। कितना शो कर रखा हूँगा? 9। अब एक जो मैंने माइनस कर दिया था, अब क्या अभी सेल हुआ नहीं है, तो क्या वो वापिस अगर कर जाता है कल को तो क्या होगा? सेल नहीं हुआ है, तो सर क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि सेल अगर हमने माना तो क्लोजिंग स्टॉक कम शो हो रहा होगा, तो अब क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। यानी कि 10 मेरे पास पहले था, 10 में से एक को मैंने सेल मान लिया था, तो यहाँ 9 बच गया है। अब वो गलती से उसने वापिस कर दिया, कल को आया सर मुझे नहीं चाहिए, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया, तो अब क्या होगा? मेरा स्टॉक दोबारा से बढ़ जाएगा ना। हाँ सर, यानी इसमें प्लस हो जाएगा 1, तो इसमें प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? स्टॉक विद कस्टमर। कितने रुपए प्लस होगा? 5000 रुपये। यानी कि अभी अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ है, तो हमारे पास जो गुड्स है कस्टमर के पास है, हमारे पास तो है ही नहीं अभी, तो गुड्स स्टॉक विद कस्टमर 5000। अब ये स्टॉक विद कस्टमर 5000 रुपये क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है ना कि हमेशा कॉस्ट पे शो करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो यहाँ मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब हम कॉस्ट पे शो करेंगे। किस पे शो करते हैं? कॉस्ट पे। तो सेम यहाँ पे भी प्लस कर देंगे 5000 रुपये। कमाल है ना, स्टॉक विद कस्टमर यानी दोनों जगह क्लोजिंग स्टॉक में प्लस हो गया। कमाल है। तो ये हमारा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मैनेजर कमीशन। मैनेजर का कमीशन क्वेश्चन में आता है कैलकुलेट करने के लिए, तो मैनेजर कमीशन जो है वो या तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है। तो मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। दोनों में क्या अंतर है? बिफोर वाले में जितना अगर 10% है ना तो जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट होगा इनटू रेट अपॉन में 100 कर देंगे, और अगर आफ्टर है तो जो रेट है अगर 10% है ना तो नीचे 100 में 10 ऐड हो जाएगा, यानी कि 100 बट्टे में 110, 110, 10/110। कमाल है ना। अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, इसके लिए मैं अगले लेक्चर में जब क्वेश्चन कराऊंगा इसका तो वहां पे समझ में आएगा कि एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम इन तीनों के बेसिस पे जो आज मैंने समझा है इन तीनों से रिलेटेड एडजस्टमेंट वाला एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना होगा विद ये ऑल 3 एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।